किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के बजाय आप हरी खाद के लिए फसलें लगाकर अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं और फसलों की बुवाई करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। प्राय इस फसल को जब वो फसल हरी होती है तो उस समय खेत में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। तो किसान कैसे करें हरी खाद वाली फसलों की खेती, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवर साहू। हरी खाद उसे कहते हैं जो हमारी भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने में और जैविक पदार्थों को वृद्धि करने में सहायक होती है, उसको हरी खाद कहते हैं। हरी खाद मुख्यतः जो दो नकदी फसलें होती हैं उनके बीच में ली जाती है। तो हरी खाद मुख्यतः दलहनी फसल ही होती हैं। तो दलहनी फसलों का अगर हम बात करें तो सनई हो गई, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, ग्वार, लोबिया, उर्द, ये सब जो फसलें होती हैं वो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और हरी खाद जैसे हमारा मूंग, उर्द या लोबिया जो भी हमारी फसल होती है, ये क्या करता है, वायुमंडलीय जो नत्रजन होता है उसको अपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से वो जड़ के द्वारा मिट्टी में वायुमंडलीय नत्रजन को मिलाकर और नत्रजन की मात्रा को हमारी मिट्टी में बढ़ाता है। तो आगे जो आने वाली लगाने वाली फसल होती है उस फसल में हम नत्रजन की मात्रा को कम देते हैं या वायुमंडल में जो हमारा नत्रजन 79% है उसकी से लेकर और हमारी मिट्टी में उसकी पूर्ति करता है। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2 सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जैसे हम मूंग की बात करते हैं तो इसके लगाने की विधि क्या होती है। लगाने की विधि हम छिटकवा विधि से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जीरो टिलेज मशीन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमारे किसान अगर छिटकवा विधि से इसकी बुआई का करना चाहते हैं तो धान गेहूं काटने के बाद जो है कल्टीवेटर से जुताई करके और उसके बाद 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। छिटकवा विधि से बीज की मात्रा थोड़ा अधिक लगती है और जो जीरो टिलेज इसमें जो समानांतर गहराई होती है, समानांतर इसका पौध विन्यास रहता है, जिसके कारण बीज दर कम लगता है और 100% बीज का जर्मिनेशन होता है, जिससे बीज दर कम लगता है। छिटकवा विधि में क्या होता है, जो बीज नीचे चला जाता है वो सड़ जाता है, जो बीज ऊपर चला जाता है उसको चिड़ियाँ चुन लेती हैं या फिर वो या नमी का पाने के कारण वो अंकुरित नहीं होता है। तो जो बीच में ही बीज रहता है मिट्टी के 1 सेंटीमीटर नीचे ही वही बीज जो है अंकुरित हो पाता है। इसीलिए छिटकवा विधि में बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है। जहाँ तक पलटाई बात तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान के रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटा, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में इससे 86 से
प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। जैसे हम मूंग की बात करते हैं, तो मूंग में 1-2 तुड़ाई है, तो धान की रोपाई में जब हम पाटा लगाते हैं या पलेवा करते हैं, पानी के साथ उसको जुताई कर देते हैं, तो उसमें 1 हफ्ते का समय दे देते हैं कि वो उसमें पानी के साथ सड़ जाए, गल जाए। उससे क्या होता है, उससे वो जो तो उसमें जितने भी पोषक तत्व रहते हैं हमारे, चाहे वो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, और भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, वो उन पौधों में जो रहता है वो हमारी मिट्टी में मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा बल्क डेंसिटी होता है, वो बल्क डेंसिटी हमारी मिट्टी कम होती है। उसमें जो माइक्रोपोर्स होते हैं या मैक्रोपोर्स होते हैं, उसमें हवा या जो मृदा हवा होती है वो मिल जाती है, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार के लिए बहुत सहायक होता है। इसके साथ साथ जो हमारे जल धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये हरी खाद का विशेष योगदान होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत। अपने प्रदेश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उचित देखरेख के अभाव में पशुओं में कई समस्याएं आने लगती है, जिनमें से एक आफरा की समस्या, जिसका यदि समय पर समाधान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान हो सकता है। तो आप आफरा रोग की समस्या का समाधान कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। समस्या है कि पशुओं में गैस होने की, पेट में से गैस हो जाती है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। तो गैस होने का सबसे पहले कारण क्या होता है? पोषक तत्वों के कारण सर्वोत्तम पशु होता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा होने लगता है। वे चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों के कारण रखा हुआ दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में समस्याएं होने लगती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? गैस होने के कारण इसके सीने में दर्द होती है। जैसे आदमी में सीने में दर्द होती है गैस होने के कारण, यही समस्या इसमें भी आती है। तब क्या करना है आपको? सब के रूप में करना चाहते हैं। पहले आपको डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो एक निडिल ले लीजिए, 16 गौज की निडिल ले लीजिए और उसको क्या वही पंच करना है, ताकि कस के दबाना है, ताकि पेट के अंदर तक निडिल का अगला भाग चला जाए, तो गैस निकलना अपने आप शुरू हो जाएगी। जब गैस निकल शुरू से 10 मिनट में रिलैक्स महसूस हो जाएगी। कभी कभी होता है गैस निकालने के समय वो निडिल में जो उसका खाना रहता है फंसती है, तो फिर भी कोशिश
यदि नीडल फंसती है तो उसको एक खाली सिरिंज रखे, उससे हवा मारे ताकि वो साफ हो जाए, फिर से गैस निकलना शुरू हो जाए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया। 3-4 घंटे तो कहीं फिर गैस चिकित्सक हैं, उनको बुलाकर अपने जानवर का इलाज करवा सकते हैं। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से जाने को सावधानी रखनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चढ़ने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ कर सूखा आहार साफ स्थान पर रखें। इससे पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक चारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। पशु साफ और स्वच्छ पानी रोगी पशु का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसके आहार पे ध्यान देना है। इसका आहार चेंज करना है। जो खाना खिला रहे हैं उसको क्या करना है, चेंज करना है। कम से कम जो दलहन भर के हरे चारे दे रहे हैं, बरसीम लूसन जो भी दे रहे हैं उसको है, ज्यादा भूसा है उसको, उसके लिए अनाज भी लेना है। उसके साथ साथ खल्ली चूनी लेना है, उसमें मिनरल मिलानी है, उसमें नमक मिलानी है। ये तीनों को खिलाना है। और वो भी मान लिया कि 10 किलो आपकी गाय दूध दे रही है तो 5 किलो दाना मिनरल, नमक और अनाज खल्ली मिला हुआ देना है आपको। और नमक की मात्रा प्रत्येक दिन कम से कम 30-50 ग्राम तक आ सकते देना है। की जो मात्रा होती है आपके पशु को 1 किलो दूध पे 10 ग्राम मिनरल मिलनी चाहिए। 10 किलो दूध दे रही है प्रत्येक दिन मिलनी चाहिए और 50 ग्राम उसमें नमक की मात्रा होनी चाहिए। ये टोटल दाना में मिलाकर एक साथ खिला सकते हैं, अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो और बहुत सारी दवाई कंपनी की उपयोग कर सकते हैं ताकि जिससे कि इसमें गैस बनना बंद हो जाए। और इसके साथ साथ जैसी स्थिति रिकरेंट गैस मतलब गैस निकाले दबा दिए फिर भी गैस बन रही है, यदि ये लंबे समय तक चल रही है, नहीं क्योर हो रही है, तब समझिए कि एक अलग बीमारी होती है, टीआरपी बोलते हैं, कारण होती है तो उसका होती है तो उसका आपको सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता को शामिल